कहते हैं अगर बच्चे शैतानियां नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन क्या होगा जब बच्चा शैतानी करते करते शैतान बन जाए। जानेंगे आज की इस कहानी में। प्रणव वर्धा का रहने वाला है और पेशे से एक सरकारी बैंक मैनेजर है। प्रणव के पास एक बेहद प्यार करने वाली और बहुत ही अच्छी सी बीवी है, स्मिता। प्रणव और स्मिता की जिंदगी में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सिवाय एक चीज के कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों ने बहुत मत्थे टेके, कई मन्नतें मांगी। तब कहीं जाकर दोनों की मुराद पूरी हुई और दोनों के घर एक फूल खिला और एक छोटी सी फूल जैसी बच्ची दिशा का जन्म हुआ। दोनों इतने खुश थे कि दोनों की आंखों से आंसू छलक आए। जब दिशा 2 महीने की हुई तो स्मिता जब जब दिशा को दूध पिलाती तो उसके पूरे बदन में इस तरह दर्द होता जैसे कोई उसके शरीर का खून चूस रहा हो और शरीर पर लाल लाल रैशेस पड़ जाते। स्मिता समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या और क्यों हो रहा है। स्मिता की ये तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया और स्मिता बच्ची के खातिर ये दर्द सहती गई। दोपहर के 3 बजे स्मिता ने दिशा को बेडरूम में पालने में सुला दिया और पालने के पास बेड पर बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। स्मिता की आंख लगी ही थी कि उसे नींद में एक आवाज आने लगी। यह आवाज पालना हिलने की थी। स्मिता ने उठकर देखा तो दिशा का पालना हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जोर जोर से उसका पालना हिला रहा हो। स्मिता ये सोच के हैरान थी कि प्रणव घर पर नहीं है और वो सोई थी, तो पालना कैसे हिल रहा है। स्मिता उठकर पालने की ओर बढ़ी तो पालने में दिशा नहीं थी और अगले ही पल स्मिता को दिशा के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज स्मिता को उसी कमरे से आ रही थी जहां वो अभी खड़ी थी, लेकिन चारों ओर नजर दौड़ाने पर भी दिशा कहीं नजर नहीं आ रही थी कि तभी स्मिता के ऊपर कुछ पानी सा गिरा। स्मिता ने हाथ लगा के देखा तो वो बच्चे की लार थी। ये देख स्मिता ने एक झटके में ऊपर की ओर देखा तो दिशा कमरे की सीलिंग पर घुटनों के बल रेंग रही थी। ये देख स्मिता जोर से चीखी तो दिशा ऊपर से सीधा जोर से नीचे आ गिरी और नीचे गिरते ही कहीं गायब हो गई। तभी स्मिता को ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके पैर पर चढ़ रहा हो। स्मिता ने नीचे देखा तो दिशा घुटनों के बल अपने हाथों से स्मिता के ऊपर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते दिशा ने स्मिता का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटका और स्मिता के जमीन पर गिरते ही दिशा रेंगते हुए स्मिता के ऊपर बैठ गई और फिर दिशा के नाखून किसी शैतान की तरह बढ़ने लगे और फिर 2 महीने की दिशा के बड़े बड़े दांत बाहर आए और वो सीधा किसी जानवर की तरह स्मिता का खून पीने लगी। स्मिता छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी और फिर धीरे धीरे स्मिता को सब धुंधला सा नजर आने लगा और वो बेहोश हो गई। फिर कुछ समय के बाद डोरबेल की आवाज से उसकी नींद खुली और उठकर स्मिता ने सबसे पहले दिशा को देखा। दिशा तो आराम से सोई थी। स्मिता ने जाके दरवाजा खोला तो प्रणव घर आ चुका था और घर आते ही प्रणव दिशा के साथ खेलने लगा। प्रणव ऑफिस से आके रोज दिशा के साथ खेलता। धीरे धीरे दिशा भी बड़ी होने लगी थी। अब दिशा पूरे 7 महीने की हो गई थी। दिशा वॉकर के सहारे पूरा घर चला करती थी। एक दिन प्रणव कुर्सी पर बैठा था और दिशा वॉकर के सहारे से चल रही थी कि तभी उसके बगल से एक छोटा सा चूहा गुजरा। तो दिशा ने एक झटके में हाथ बढ़ाकर उस चूहे को पकड़ा और उस चूहे को मसलने लगी और फिर किसी जानवर की तरह चूहे को खाने लगी। ये देखकर प्रणव की आंखें दिशा पर ही रुक गई, क्योंकि 7 महीने की बच्ची का इस तरह का बर्ताव करना प्रणव के मन में कई सारे सवाल पैदा कर रहा था। धीरे धीरे दिशा की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी और दिन ब दिन ये सब डरावना भी लगता जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब स्मिता 7 महीने की दिशा को दूध पिलाने लगी और दिशा ने दूध पीते पीते स्मिता को दांत से नोचते हुए उसके स्तन का मांस निकाल लिया। स्मिता दर्द से चीखने लगी।
लेकिन फिर भी दिशा स्मिता का शरीर अपने दांतों से नोचती रही। स्मिता की चीख सुन के प्रणव जैसे ही स्मिता के पास पहुंचा तो दिशा स्मिता के ऊपर बैठी खिलखिला के हंस रही थी। ये देख प्रणव दिशा पर गुस्से में चिल्लाया तो 7 महीने की दिशा भी प्रणव पे गुर्राने लगी और फिर वॉकर के सहारे से चलने वाली दिशा एक झटके में उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में प्रणव की ओर बढ़ने लगी और हवा में उड़कर सीधा तेजी से जाकर प्रणव को जमीन पर ढकेलते हुए उसके छाती पर जाके बैठ गई। दिशा का वजन अचानक 2-3 इंसान के वजन जितना बढ़ गया था। प्रणव अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए जा रहा था पर छुड़ा नहीं पा रहा था कि तभी दिशा ने अपने नाखून किसी जानवर की तरह बढ़ाए और नाखूनों से प्रणव का सीना चीरने लगी। ये सब देख दर्द में कराहती स्मिता अपने आप को संभालती हुई प्रणव को बचाने प्रणव के पास दौड़ी और दिशा को उठाने की कोशिश करने लगी तो दिशा ने स्मिता को जोरदार धक्का दिया और स्मिता हवा में उछलती हुई दीवार से टकराकर नीचे गिरी। तो दिशा भी झटके में उठकर स्मिता की ओर बढ़ी और कहने लगी, तुम्हें मारना नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि तुम्हारे ही बच्चा पाने के लालच की वजह से मैं शैतान इस दुनिया में आया। तुमने उस राह चलते तांत्रिक से मदद मांगी और तेरे बच्चा पाने की लालच का फायदा उठाकर उस तांत्रिक ने तुमसे अमावस की काली रात को जंगल में यज्ञ करवाया और तेरे इस यज्ञ से तूने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक शैतान को अपनी कोख से जन्म दिया। लेकिन अब तू मेरा राज जान चुकी है, इसलिए तुझे मरना होगा। ये कहकर दिशा एक बच्ची से शैतान में तब्दील हो गई और जोर जोर से हंसने लगी और फिर दिशा ने अपना हाथ स्मिता की ओर बढ़ाया और स्मिता का गला घोटने लगी और फिर गला दबाते दबाते स्मिता को ऊपर की ओर उठाया और फिर जोर से नीचे पटक दिया और फिर अपने पैर को उठाकर स्मिता के चेहरे पर रखा और स्मिता का चेहरा पैर से कुचलने लगी और फिर स्मिता का चेहरा कुचल के दिशा ने स्मिता का चेहरा जमीन के अंदर घुसा दिया और स्मिता का सिर्फ धड़ बाहर रह गया और इसी के साथ स्मिता की मौत हो गई। इधर प्रणव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी दिशा ने अपना हाथ प्रणव की ओर बढ़ाया और प्रणव को उठाकर जमीन पर पटका और फिर उसके ऊपर बैठकर अपने नाखून से प्रणव का सीना चीरने लगी और सीना चीर के उसका दिल बाहर निकाल फेंका और फिर अपने बड़े बड़े दांतों को प्रणव के गर्दन में घुसा दिया और उसके शरीर का पूरा खून पीकर उसे जमीन पर फेंक दिया और इसी के साथ प्रणव की भी मौत हो गई। जिस माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया उसी बच्चे ने उनको मौत दी। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो क्या वो इस दुनिया के रिश्ते नाते त्याग पाती है? यह सवाल आज भी एक सवाल ही बना हुआ है और ऐसे ही सवालों से घिरी एक रूहानी दास्ता के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह रोने की आवाज 13 साल की त्रिशा की थी, क्योंकि त्रिशा पे यह इल्जाम लगा था कि कल रात त्रिशा ने अपने 2 क्लासमेट्स पायल और मृणाल उन दोनों को बहुत डराया था और उन्हें चोट भी पहुंची। त्रिशा चुपचाप और शांत रहने वाली लड़की है जो कि आगरा से दिल्ली बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने आई थी। उसे मात्र 6 से 10 दिन ही हुए थे। बोर्डिंग स्कूल में त्रिशा का कोई दोस्त नहीं था, पर 2 लड़कियां पायल और मृणाल उसे अपना दुश्मन जरूर मानती थी। इसीलिए हर रोज त्रिशा की क्लासमेट्स पायल और मृणाल त्रिशा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब पायल और मृणाल ने त्रिशा के बालों में च्युइंगम लगा दी और च्युइंगम निकालने के बहाने पायल ने उसकी लंबी घनी चोटी काट दी। त्रिशा चुपचाप रोते हुए वहां से रूम में भाग गई और शाम को
खाने के टेबल पे भी नहीं गई। रात 11 बजे के आसपास जब सब सो रहे थे, पायल का ब्लैंकेट अपने आप पायल के ऊपर से सरकने लगा। पायल ने ब्लैंकेट खींचते हुए जब करवट बदली तो किसी ने पायल की कमर पर हाथ रखा। पायल ने घबराकर करवट बदलकर जैसे ही देखा तो उसे इस अंधेरे में दो आंखें किसी लाइट की तरह उसकी तरफ घूरती हुई दिखी। पायल हड़बड़ाकर झटके के साथ सीधा बेड से नीचे उतरी तो वहां कोई नहीं था। जब पायल फिर से बेड पे लेटी तो किसी ने बिस्तर सहित पायल को उठाकर जमीन पर पटका। पायल की चीख सुनकर मृणाल भी उठ गई तो मृणाल ने देखा कोई पायल को जमीन पर खींचते हुए रूम से बाहर ले जा रहा है। मृणाल पायल की ओर भागी तो उसे नाइट लैंप की हल्की सी रोशनी में त्रिशा का चेहरा नजर आया और उसके तुरंत बाद त्रिशा अंधेरे में गुम हो गई। मृणाल पायल को रूम में लेके आई। उन दोनों ने रूम का दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ के गुस्से में सोच रही थी कि कल त्रिशा को छोड़ेंगी नहीं, उसे ऐसा मजा चखाएंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे दिन पहले तो मृणाल और पायल ने त्रिशा की कंप्लेंट की और फिर दोनों ने स्कूल खत्म होने के बाद त्रिशा को धक्का देकर जमीन पर गिराया, फिर उसे मारा और उसकी सारी बुक्स फाड़कर उसके चेहरे और यूनिफॉर्म पर इंक डाल दी और त्रिशा को रोता हुआ छोड़कर हॉस्टल चली गई। हॉस्टल पहुंचकर जब मृणाल वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने गई और जैसे ही चेहरे पर पानी मार के मृणाल ने मिरर की ओर देखा तो उसका चेहरा इंक से नीला था और उसके ठीक पीछे त्रिशा खड़ी थी। अपने चेहरे को नीला देखकर जब गुस्से में आकर मृणाल ने त्रिशा को थप्पड़ मारना चाहा तो मृणाल का हाथ त्रिशा के चेहरे के आर पार चला गया। मृणाल ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से भागने को ही थी कि त्रिशा ने मृणाल की गर्दन पकड़कर उसका सिर शीशे पे दे मारा। फिर देखते ही देखते बाथरूम के सारे नल अपने आप ऑन हो गए, पर उनमें से पानी की जगह इंक बह रही थी। मृणाल ये सब देखकर चीखते हुए सीधा बाहर भागी। इससे पहले मृणाल पायल को कुछ बता पाती, दोनों ने देखा कि बंद दरवाजे को पार करके त्रिशा अंदर आई और कहने लगी, बहुत पसंद है ना तुम्हें लोगों को परेशान करना, अब तुम्हारी बारी है। इसके तुरंत बाद पायल और मृणाल के बैग में से एक बुक बाहर आके फटने लगी। ये सब देखकर पायल और मृणाल जोर से चीखने लगी और चीखे ही जा रही थी कि तभी अचानक से एक सन्नाटा सा छा गया। अब पायल और मृणाल ये तो समझ चुकी थी कि त्रिशा एक आत्मा है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि त्रिशा ने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया जब पायल और मृणाल त्रिशा को परेशान कर रही थी। ये सब देख डरे हुए पायल और मृणाल जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी तो दरवाजे की जगह उन्होंने एक दीवार को पाया और फिर दीवार से त्रिशा का सर बाहर आया और पायल की तरफ बढ़ा। पायल पीछे सरकते सरकते जमीन पर जा गिरी तो जमीन से दो हाथ बाहर आए और पायल को कस के पकड़ लिया। पायल पैर पटकती पटकती अपने आप को छुड़ाए जा रही थी। तभी अचानक से रूम का शीशा अपने आप धड़ाम से टूटा और उसका कांच हवा में उछलते हुए मृणाल की ओर आया और मृणाल के पैरों को चीरता हुआ आर पार हो गया। मृणाल भी पायल के साथ वहीं जमीन पर गिर पड़ी। दोनों दर्द से कर रहा रही थी कि अचानक पूरा रूम जोर जोर से इस तरह हिलने लगा जैसे मानो भूकंप आ गया हो और रूम की छत धीरे धीरे टूटकर गिरने लगी। तभी अचानक दरवाजा खोल के त्रिशा अंदर आई। पायल और मृणाल ने देखा कि उनके सामने त्रिशा खड़ी थी। अगर त्रिशा अब आई है तो पहले कौन थी? दोनों समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी त्रिशा ने कहा, निशा, निशा, छोड़ दो इन्हें, जाने दो इन्हें। और फिर त्रिशा ने निशा से कहा, निशा, मैं पहले से ही एक गिल्ट में जी रही हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। अगर उस दिन मैंने जरा देखकर सड़क पार की होती तो ना तो तुम मुझे बचाने रोड पर आती
और ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट होता, और ना तुम मुझे यूं छोड़ के जाती। तुम्हारे जाने के बाद मम्मी पापा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, और अब मैं और किसी गिल्ट में नहीं जीना चाहती। निशा त्रिशा की जुड़वा बहन थी, जिसने अपनी जान गंवाकर त्रिशा की जान बचाई थी। त्रिशा की बात सुनकर निशा ने सब कुछ वहीं पर रोक दिया, लेकिन त्रिशा जैसे ही जाने को मुड़ी तो निशा ने हवा में कैंची उछालकर पहले पायल और फिर मृणाल की चोटी काट दी, जिस तरह उन्होंने त्रिशा की चोटी काटी थी। और फिर ऊपर से इंक गिराने लगी, जिससे दोनों के कपड़े और दोनों पूरी तरह से इंक से भर गईं और डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। त्रिशा ने अपनी बहन निशा से दोनों की जान बचा ली, लेकिन आज भी जब कोई त्रिशा को परेशान करता है तो निशा उसे नहीं छोड़ती। निशा ने जीते जी भी त्रिशा की जान बचाई थी और मरने के बाद भी उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करती है। शायद इसी को जुड़वा बहनों का प्यार कहते हैं। कहते हैं अगर किसी इंसान में जलन, द्वेष और स्वार्थ ये चीजें ज्यादा मात्रा में हो तो उस इंसान से खतरनाक कोई नहीं होता। और ऐसा इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। कैसे और किस तरह, ये जानेंगे आज की कहानी में। हर तरफ चहल पहल थी, खुशी का माहौल था। दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक सब आए थे, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद आज निधि और तरुण की लव मैरिज होने वाली थी। तरुण पेशे से इंजीनियर था और निधि स्कूल टीचर। दोनों मुर्तजापुर के रहने वाले थे और बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। कोई भी उन्हें देखता तो बस यही कहता कि दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, और यह बात उतनी सच थी भी। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब दोनों का प्यार मुकम्मल होने वाला था। दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों बहुत ही खुश थे। तरुण मंडप में बैठे निधि का इंतजार कर रहा था, और निधि के आते ही शादी की रस्में शुरू हो गई। दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और फिर एक ही फेरा लिया था कि तरुण फेरे लेते लेते अचानक रुक गए। निधि के कई बार पूछने पर भी जब तरुण ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि ने तरुण को छूकर पूछा, क्या हुआ तरुण? तो तरुण ने गुस्से में निधि की ओर देखा और जोर का धक्का दिया। निधि सीधे जाकर जमीन पर गिरी और तरुण अपनी जगह पर खड़ा खड़ा अजीब सी आवाज में गुर्राने लगा, और गुर्राते गुर्राते अपने आसपास रखा सारा शादी का सामान उठाकर जमीन पर फेंकने लगा, और फिर जमीन पर बैठकर अपना सर जमीन पर पटकने लगा, और सर पटकते पटकते वहीं पर गिर पड़ा। निधि के लिए यह सब कुछ बहुत शॉकिंग था, क्योंकि तरुण का ऐसा बिहेवियर निधि ने पहली बार देखा था। तरुण का यह बर्ताव देखकर शादी टाल दी गई और तरुण का अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया गया। 1 महीने तक जब सब कुछ ठीक रहा तो एक बार फिर से शादी की तैयारियां की गई। फिर से एक बार रस्में शुरू की गई। इस बार फेरे भी अच्छे से हो गए। अब तरुण निधि को मंगलसूत्र पहना रहा था। तभी अचानक मंगलसूत्र पहनाते पहनाते उसने उसी मंगलसूत्र से निधि का गला घोटना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से तरुण से निधि को छुड़ाया तो तरुण ने दांत पीसते हुए बड़े गुस्से में जलते हुए अग्निकुंड को पानी से बुझा दिया, और फिर कुछ ही पलों में तरुण जोर जोर से चीखने लगा, जैसे मानो कोई तरुण को चोट पहुंचा रहा हो। और देखते ही देखते तरुण के शरीर पर चोटों के निशान पड़ने लगे, और फिर तरुण ने चाकू उठाया और अपनी ही कलाई की नस काटने लगा। तरुण के हाथों में से खून की धार बहने लगी थी। फिर तरुण दौड़ता हुआ गया और गांव के एक कुएं में जाकर छलांग लगा दी, और तरुण की मौत हो गई। देखते ही देखते पूरे घर में गम का माहौल छा गया। तरुण की मौत एक बहुत बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ गई थी कि आखिर तरुण ने ऐसा किया क्यों तरुण का बर्ताव अचानक बदल गया था। और दूसरी तरफ तरुण की मौत से निधि बहुत दुखी थी, और इस दुख के वक्त निधि का साथ उसके बेस्ट फ्रेंड
रोहन ने दिया था। अब तरुण को मरे हुए 1 साल बीत चुका था। निधि के घर वालों ने उसका रिश्ता उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन के साथ तय कर दिया था। एक बार फिर निधि के घर में शहनाइयां बज रही थी। निधि दुल्हन बनी मंडप में आई और रोहन जैसे ही मंडप के अंदर जाने लगा तो वो चाहकर भी मंडप के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था, क्योंकि रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसे मंडप के अंदर जाने से रोक रहा था। फिर अचानक रोहन को किसी ने पीछे से धक्का दिया तो वो सीधे जाकर हवन कुंड की आग में गिरा, जिससे उसे हल्के से चोट के निशान पड़ गए। पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शादी की रस्में शुरू हो गई कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे मानो कोई तूफान आने को है, और मंडप टूट के रोहन के ऊपर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके चारों ओर दवाइयों की महक और घर के लोग थे, क्योंकि रोहन हॉस्पिटल में था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर निधि के दूल्हे के साथ ऐसा क्यों होता है। इस बार बिना किसी तैयारी के घर वालों ने निधि और रोहन की कोर्ट मैरिज करवाने का फैसला लिया। शादी के एक दिन पहले जब रोहन निधि से मिलकर घर के बाहर निकला तो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे करके रोहन के हाथ पैर टेढ़े होने लगे और फिर उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया। अब रोहन को लकवा मार गया था। अब रोहन के शरीर पर ठीक वैसे ही चोट के निशान पड़ रहे थे जैसे कि तरुण के शरीर पर पड़े थे। रोहन को इस हाल में देख निधि रोहन के पास आई और कहने लगी, ये जो भी हो रहा है ये तो तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। ये काले जादू का असर है रोहन। ये मैंने करवाया है तुम पर, क्योंकि मुझे पाने के लिए तुमने अपने दोस्त मेरे प्यार तरुण पर काला जादू करवाकर उसकी जान ली थी और मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। तो मैंने भी उसी तांत्रिक की मदद से तुम पर काला जादू करवाया। तुम भी वैसे ही मरोगे, ठीक जिस तरह तुमने मेरे तरुण को मारा था। तुम्हारा यह सच मेरे सामने नहीं आता अगर मैंने उस दिन तुम्हें फोन पर बात करते हुए नहीं सुना होता। उसके बाद रोहन के हाथ की नसें फट गईं और हाथों से खून बहने लगा। उसका बदन हवा में उड़ गया, जैसे मानो कोई उसे खींच रहा हो। रोहन चीख रहा था, दर्द से तड़प रहा था, और निधि ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद रोहन ठीक उसी कुएं में जा गिरा जहां पर तरुण की मौत हुई थी। वो कुछ देर पानी में छटपटाता रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। निधि ने तरुण की मौत का बदला रोहन से लिया। निधि की पीठ पर वार करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेस्ट फ्रेंड ही था। कभी कभी इंसान प्यार में नहीं बल्कि जलन और स्वार्थ में अंधा हो जाता है।